हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस द टेम्परेचर पैरामीटर। पहले प्रेशर हो गया, अब हम टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या होती है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है, कि द कंडीशन ऑफ अ बॉडी विच डिटरमिन्स द ट्रांसफर ऑफ हीट टू और फ्रॉम अदर बॉडीज, the degree of hotness or coldness as referenced to a specific scale of a temperature measurement। हीट क्या चीज़ होती है जी? अगर टेम्परेचर में डिफरेंस हो तो उससे हीट फ्लो करती है आपकी, ठीक है। द हीट एनर्जी दैट फ्लोज टू अ बॉडी एंड कॉजेज इट टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, मेल्ट, बॉयल, एक्सपैंड और undergo other changes is called heat। Unit of the heat is BTU, British thermal unit। The amount of the thermal energy required to raise the temperature of 1 pound of 1 degree Fahrenheit at atmospheric pressure। 1 पाउंड का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको कहते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अच्छा, 1 BTU में कितने जूल्स होते हैं? 1055 जूल्स। अब आते हैं कैलोरी के ऊपर। द अमाउंट ऑफ द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सी स्टार्टिंग एट 15 डिग्री सी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 कैलोरी के अंदर 4.184 जूल होते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ सर्टन वेट ऑफ अ सब्सटेंस 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टू दैट टेम्परेचर टू रेज टू द टेम्परेचर ऑफ द सेम वेट ऑफ द वाटर। यानी स्पेसिफिक का वर्ड यहाँ यूज़ होता है, नॉर्मली वो रेशो होती है, किसी स्टैंडर्ड रेशो से डिवाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें वाटर वाली से डिवाइड अगर कर दे, जो वाटर की जो है, जो ये है हीट की वैल्यू, ठीक है, तो उससे अगर इसको तकसीम कर दें तो ये स्पेसिफिक हीट जो है ना वो बन जाएगी। वेपराइजेशन क्या होगा? द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। कंडेंसेशन क्या होती है कि आपकी द चेंज ऑफ फिजिकल साइज फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू चेंज अ सब्सटेंस एट द बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम द लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन क्या होती है? द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्यूजन, जिसको फ्रीजिंग भी कहते हैं। मेल्टिंग क्या होती है? मेल्ट होना, द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। with latent heat of fusion, the amount of heat that must be removed as a substance changes from a liquid to solid or added as a solid becomes liquid is referred to as latent heat of fusion। अच्छा, फिर इसके आपस में कन्वर्जन्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डिग्री से, अच्छा इसमें थोड़ी सी टाइपो है, डिग्री ऊपर होता है, यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है, ये टाइपो मिस्टेक है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हो टेम्परेचर तो उसको डिग्री में सी में कन्वर्ट कर लें। तो हम इसको इंडस्ट्री में इस तरह करते थे कि मतलब हम उसमें एक रफ़ कैलकुलेशन होती थी, जैसे इसमें -32 और डिवाइड बाय 1.8 है ना, उसमें हम ये करते थे 30 से माइनस करके 2 से तकसीम कर दिया, तो मतलब अंदाज़न एक्यूरेट तो नहीं होगा वो, ज़ाहिर है उसमें एरर होगा, लेकिन करीब करीब मिल जाता है आंसर। तो अच्छा, लेकिन मोबाइल में भी, एंड्रॉयड में भी ऐप्स आती हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है इजीली, कि आप इजीली फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लिखें वो आपको बता देते, गूगल पे भी हो जाता है। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सी, अच्छा इसमें अगर मैं 32 पुट करूँ, 32 फ़ारेनहाइट तो ये 0 डिग्री आएगा। अगर मैं इसमें 100 फ़ारेनहाइट पुट करूँ तो 100 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8 डिग्री आएगा। अच्छा, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सी दोनों बराबर होते हैं। ये अब जाके आपकी टास्क है, आपने इसको चेक करना है। आपको कैसे पता है? अच्छा, हाँ जी, -40, और ये ड्यू पॉइंट भी था हमारे प्लांट का, और ये आपका इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू का सवाल भी अक्सर होता है, पूछा जाता है कि भाई तो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और डिग्री से बराबर होते हैं। ये आप गूगल करके देखें कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे, जैसे -37, -36, -39 डिफरेंस होगा, -40 पे दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर उसके बाद -41, -40, फिर डिफरेंस दोबारा शुरू हो जाएगा, तो -40 पे जाके दोनों बराबर हो जाते हैं। अच्छा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि डिग्री एफ़ को सी पुट करके एल्जेब्राइकली सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद आते हैं फ़ारेनहाइट, जो है वो फ़ारेनहाइट पॉइंट ऑफ द आइस इज़ 32, बॉइलिंग पॉइंट इज़ 212। अच्छा, उसके बाद आता है केल्विन। केल्विन एब्सोल्यूट स्केल होती है। अब जितने भी टेम्परेचर के, अच्छा एक और चीज़, पहले जो हमने प्रेशर पढ़ा था ना, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सारे प्रेशर्स को एब्सोल्यूट में ले जाते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। जिस तरह टेम्परेचर को, सब टेम्परेचर को हम केल्विन में ले जाते हैं, किस में ले जाते हैं? केल्विन में लेके जाते थे ना, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है हमने। इसी तरह प्रेशरों को भी एब्सोल्यूट में लेके जाते हैं, किस में लेके जाते हैं? एब्सोल्यूट में। अच्छा, तो रैंकिन भी है एक,
हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस वुड हैव नो थर्मल एनर्जी, यानी एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ये इम्पॉसिबल टू मीट है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। हाइपोथेटिकल इसलिए लिखा हुआ है कि जिसमें कोई एनर्जी नहीं है आपके मैटर के अंदर, ठीक है। द टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये थोड़ी सी एक आपकी वो वार्म अप था, थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए टेम्परेचर को आपने जो पहले पढ़ा हुआ है। ये इसके स्केल्स हैं आपकी, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और रैंकिन। अच्छा, अब हम इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जा रहे हैं भाई। थर्मोकपल होती है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इंटरव्यू का सवाल भी है, आपके सीनियर्स का भी मैंने आपको बताया था कि आपको मैंने उनका मैसेज भी सुनाया था कि वो यही क्वेश्चन था उनके इंटरव्यू में भी पूछा गया कि थर्मोकपल आरटीडी में फ़र्क क्या होता है। फिर एक होता है जी थर्मोवेल क्या होती है, थर्मिस्टर क्या होता है। ये बेसिकली बनता है कि थर्मोकपल वर्सेस आरटीडी वर्सेस थर्मिस्टर, कौन सा कब यूज़ करना है। अच्छा, और बाई मेटेलिक थर्मोमीटर्स ये भी होते हैं, गेजेस होती थी हमारी ये वाली, और फील्ड थर्मल सिस्टम्स ये भी बड़े कॉमन है। और ये वही फार्मूले हैं कन्वर्जन्स के, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जन टेबल या सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आती है थर्मोकपल की, हम बात करते हैं थर्मोकपल क्या चीज़ है। देखें, दो डिसिमिलर मेटल्स अगर आपके पास हों, मसलन दो डिफरेंट मेटल्स हैं, उनको अगर आप ज्वाइन कर दें, एक पॉइंट से जोड़ दें, यानी एक तरफ से उनको आप जोड़ दें और उसको हीट करें एक पॉइंट से, उसको कहेंगे हॉट जंक्शन। तो दूसरा एंड उसको कहेंगे हम कोल्ड जंक्शन। वहाँ पे अगर आप मीटर लगाएं तो आपको मिली वोल्ट मिलेंगे, जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उतने मिली वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सीबैक इफेक्ट, सीबैक इफेक्ट। तो अब ये डिफरेंट तरह की थर्मोकपल्स आती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका कलर कोड है। ये देखें, इसमें जो आयरन कॉन्स्टेंटेंट वाली है, इसमें देखें आयरन पे रेड कलर की तार होगी और कॉन्स्टेंटेंट पे ग्रीन कलर की तार होगी। तो हमारे पास जो टर्बाइंस में लगी थी वो एन टाइप लगी थी, उसमें खास कलर होता है, पिंक और वाइट था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कलर कोडिंग होती है इसमें, यानी हर जो डिफरेंट टाइप की होती है ना थर्मोकपल, उसका कलर कोड होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी आपने इसको पढ़ लेना। बेसिकली क्या है कि दो डिफरेंट मेटल्स हैं, अगर उसको ज्वाइन करें, एक एंड पे हॉट करें, दूसरे एंड कोल्ड करें, तो क्या होता है कि आपको वोल्टेज मिलते हैं मिली वोल्ट। ये भी इंटरव्यू का सवाल है, हाउ मच वोल्ट, चाइनीज ने पूछा था, किलो वोल्ट, वोल्ट, मिली वोल्ट। तो जवाब इसका क्या है, मिली वोल्ट। मिली वोल्ट में आपको मिलेगा, उसको फिर आपको एम्पलीफाई करना होगा, ठीक है। यार इंस्ट्रूमेंटेशन में याद है आपने किया होगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। तो इसमें देखें आप 100 डिग्री हॉट जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन आपका 20 डिग्री पे यहाँ पे है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको वो मिल रहा है। अच्छा, इसमें कोल्ड जंक्शन कंपनसेशन भी होती है, क्योंकि इसमें अक्सर कहते हैं कि यहाँ पे आइस बाथ होना चाहिए, यानी 0 डिग्री सी होना चाहिए, तो उसके लिए कंपनसेशन की जाती है। नीड्स टू बी हेल्ड कांस्टेंट टू गिव अ फिक्स्ड रेफरेंस। अर्ली मेथड्स हेल्ड कोल्ड जंक्शन एट 0 डिग्री सी यूजिंग आइस और रेफ्रिजरेशन यूनिट, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये यूज़ मतलब आइस बाथ वगैरह अब नहीं यूज़ होते यहाँ पे। ये 20 डिग्री से जो मेंशन है इसी पर ये हो रहा है कोल्ड जंक्शन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, हमारे पास ना फ्लेयर स्टैक से वायर्स आ रही थी कंट्रोल रूम तक, तो उसमें पता नहीं क्या हम चाह रहे थे, उसकी पता नहीं को रिलोकेट करना चाह रहे थे, तो उसकी ना जाहिर है एक जगह से दूसरे तार ज़रा डालनी पड़ेगी, आपको तार डालनी पड़ेगी ना। तो अब तार कौन सी डालें, एक थर्मोकपल लगी हुई है, तो क्या कॉपर की तारें दो लगा के वो चल जाएगी? तार उसी मटेरियल की डालनी है जिसकी थर्मोकपल है। तो हमारे पास वो फिर वो एक्सटेंशन वायर उसकी नहीं थी, तो फिर हम रुक गए थे, फिर शायद बाद में मंगवा ली थी हमने। फिर उसके बाद उसी मेटल की, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स है ना, उसी मटेरियल की ज्वाइन करके अच्छे तरीके से जॉइंट लगा के फिर उसको हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें पॉइंट है कि अगर आपने इसको एक्सटेंड करना है तो जो एक्सटेंशन वायर है वो भी सेम होनी चाहिए जिस जो मटेरियल की, दो डिफरेंट मटेरियल्स की आपकी थर्मोकपल की तारें हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये उसकी टाइप्स होती है थर्मोकपल की, बी सी डी ई जे के एन। एन हमारे पास लगी हुई थी टरबाइन के अंदर, साथ में बताया हुआ कि कौन कौन से दो डिफरेंट मेटल्स हैं वो इसमें बताया हुआ है, और इसकी टेम्परेचर रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकती है। जैसे ये एन टाइप की 1200 से 2300 तक है, ये 0 से 1650 तक ई टाइप। जे और के ये काफ़ी यूज़ होती हैं, जे टाइप और के टाइप, जे टाइप और के टाइप ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये प्लाटिनम वाली एक होती है आर, और एक होती है एस, आर एस, ठीक है। प्लाटिनम और इसमें 13% रोडियम होता है, प्लाटिनम इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा देखें आप। और कॉपर कॉन्स्टेंटेंट टी टाइप की होती है। ये थर्मोकपल का चार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें कि आपका एक्स एक्सेस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सेस पे क्या है, मिली वोल्ट।
तो ई का ये ग्राफ होगा, जे का ये ग्राफ होगा, टी का ये है, के का ये है, सी का ये है, और ये है आर एस का ग्राफ। और ये नॉर्मली नॉन लीनियर होता है। नॉन लीनियर का मतलब ये होता है कि लीनियरिटी इसमें नहीं होती, 1+1=2 नहीं होते। तो थर्मोकपल जो है नॉन लीनियर होती है, लेकिन ये यूज कहाँ होती है, हाई टेम्परेचरों के लिए। मसलन 1000-1200 डिग्री सी टेम्परेचर है, वहाँ पे 1 आधी डिग्री सी का कोई इतना मसला नहीं है, तो नॉन लीनियरिटी वहाँ इतनी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रही, ठीक है। तो थर्मोकपल क्या है, याद रखना है, हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज हो रही है और नॉन लीनियर है, ठीक है। ये चीज़ें इनमें रखनी है आपने। नेक्स्ट आता है आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स। इसमें क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस टाइप का ये होता है आपका सेंसर है, इसकी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका फार्मूला भी आगे न्यूमेरिकल करवाता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन यूज होता है PT100। PT100 क्यों कहते हैं, प्लैटिनम मटेरियल का है। 100 का मतलब ये हो कि 0 डिग्री पर इसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है, 100 ओहम, और 100 ओहम पे इसकी होती है तकरीबन 138, 100 डिग्री पे होती है 138 ओहम। देखो 0 डिग्री पे कितनी है, 100 ओहम, और 100 डिग्री सी टेम्परेचर इतना बढ़ गया तो 138 ओहम हो गई। तो बस स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं और निकाल सकते हैं कि इतने टेम्परेचर पर मसलन 50 पे कितनी होगी, 100 और 138 के दरमियान तकरीबन कितनी बन जाती है, 16 नहीं 19 के करीब आएगी। आप एक पूरा चार्ट बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं इसकी, ठीक है। ये अभी हम करते हैं आगे, ठीक है। ये इसका आपके सामने इसकी पिक्चर दिखाई हुई है। इसमें फिर यहाँ पे आता है 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर, जो मैंने आपको बताया हुआ है, वो ये कंपनसेशन वायर्स होती हैं, ठीक है। क्योंकि एक तार के साथ दूसरी तार पैरेलल में डाल दो, उसकी रेजिस्टेंस हाफ हो जाती है। तो आरटीडी एक रेजिस्टेंस बेस्ड सेंसर है ना, जब आप इसको तार से कनेक्ट करोगे अपने किसी सिस्टम के साथ, तो इस तार की रेजिस्टेंस भी आएगी। तो उसको कम करने के लिए इसको 3 वायर 4 वायर में हम जाते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट भी इसमें होता है, लेकिन फिलहाल आप इसको समझें इस तरह से। ये इसकी टाइप्स हैं, वाइंड वायर, इनर कॉइल, थिन फिल्म एलिमेंट है। ये देखो 2 वायर शुड ओनली बी यूज विद शॉर्ट रन्स ऑफ लीड वायर। मतलब अगर आपके पास डिस्टेंस छोटा सा है, पास ही देनी है, तो 2 वायर इनफ है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो 2 वायर में जो वायर डालोगे उसने तो करप्ट कर देना आपकी आरटीडी की वैल्यू को, तो वहाँ पे कंपनसेशन करनी है, ठीक है। नो कंपनसेशन फॉर लीड वायर रेजिस्टेंस। दूसरा पे आ जाए 3 वायर मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, लीड वायर कंपनसेशन। अच्छा, इसमें कलर भी देखो, वाइट रेड, वाइट रेड रेड। तो आपके पास 2 रेड होंगे, एक वाइट केबल आ रही होगी 3 में। 4 में क्या है, 2 वाइट 2 रेड, ठीक है, 4 होंगे, 2 वाइट 2 रेड। ये लैब के अंदर यूज़ होती है, क्योंकि लैब के अंदर सेंसिटिव एनवायरनमेंट होता है, आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो वहाँ पे ये लैब्स वगैरह में यूज़ होते हैं। मूविंग मोर टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, फुल कंपनसेशन फॉर द लीड वायर रेजिस्टेंस, ठीक है। 2 वायर 3 वायर 4 वायर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अच्छा जी, व्हीटस्टोन ब्रिज, द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आरटीडी। ये तो हमने किया हुआ ना इंस्ट्रूमेंटेशन में कि भाई ये ब्रिज बनता है, ब्रिज की कैलकुलेशंस R1 इंटू RTD इज इक्वल टू R2 इंटू R3, और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो करंट क्या होगा, 0, क्योंकि करंट को 0 करना है, उससे ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। उस पर जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो आप अननोन जो है वो निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस से, ठीक है। और अच्छा आगे चलते हैं। RTDs, it is the most common material is platinum, its resistance is 100 ohm at 0 डिग्री से। अच्छा, एक होता है PT1000, उसकी क्या होगी कि 0 डिग्री पे 1000 ओहम होगी रेजिस्टेंस PT1000 की, ठीक है। तो hence it was 38.5 at 100 degree Celsius, hence the fundamental interval of 38.5, the 0.385 ohm per 1 degree Celsius rise in temperature। इसकी समझ आ गई, ठीक, स्केलिंग कर ली ना उसने। देयर आर अदर मटेरियल्स अवेलेबल फॉर मोर यूजुअल टेम्परेचर रेंज सच एज जर्मेनियम। अच्छा जी, आगे चलते हैं, ये कंपैरिजन देख लें इनका आरटीडी और। अब आरटीडी लीनियर है, इसका आगे इक्वेशन में आपको देखते हो क्या है, ये लीनियर, और ये आपको एक्यूरेट रीडिंग देता है, मतलब अच्छी रीडिंग देता है, एक्यूरेसी है इसकी। तो ये हम यूज़ करते हैं जहाँ टेम्परेचर कम रेंज में हो और आप उसको लीनियरली मेजर करना चाह रहे हो विद एक्यूरेसी। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेंज में 500-600, वहाँ आरटीडी नहीं लगाना है, वहाँ क्या लगाओगे, थर्मोकपल। लो जी, आपकी ये जिसको कहते हैं ना, एक इंटरव्यू का सवाल पक्का हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है ये, ठीक है। तो अच्छा, आरटीडी और थर्मोकपल देखें, -328 फ़ारेनहाइट टू 1562 फ़ारेनहाइट। थर्मोकपल देख लें -310 फ़ारेनहाइट टू 3308 फ़ारेनहाइट। एक्यूरेसी देखो आरटीडी की कितनी ज़्यादा है, और लेकिन थर्मोकपल की एक्यूरेसी कम है एज़ कम्पेयर टू डी आरटीडी।
रिस्पॉन्स टाइम ऑर्डर मॉडरेट है, थर्मोकपल का फास्ट है, स्टेबिलिटी स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड्स, और थर्मोकपल नॉट स्टेबल। और अच्छा उसके बाद लिनियरिटी जो है वो बेस्ट है आरटीडी में, और थर्मोकपल में मॉडरेट है, सेंसिटिविटी हाई है आरटीडी में, लो है थर्मोकपल में। वाइब्रेशन एप्लीकेशंस आरटीडी उस पर पुअर परफॉर्म करती है ड्यू टू दी वाइब्रेशंस, लेकिन थर्मोकपल निस्बतन बेहतर परफॉर्म कर जाती है वाइब्रेशन एप्लीकेशंस में। ये इसकी असेंबली है। अच्छा ये इसको कहते हैं थर्मोवेल। अभी अब बात आएगी थर्मोवेल, ये देखो लिखा भी हुआ है थर्मोवेल। आप टेम्परेचर सेंसर को डायरेक्टली पाइप में नहीं लगाते, वो नाजुक होता है टेम्परेचर सेंसर, उसमें जब प्रेशर आएगा गैस का तो वो तो डैमेज कर देगा, ऐसे प्रेशर मारेगा उसके ऊपर, इम्पैक्ट प्रेशर इसको कहते हैं। प्रेशर भी दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक प्रेशर जो पाइप की बाउंड्री पे लग रहा होता है, एक होता है डायनामिक प्रेशर जो सेंटर में होता है जहाँ पे वो फ्लो हो रहा होता है, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। समझ रहे बात को? तो वो इम्पैक्ट की जो वेलोसिटी है, जो इम्पैक्ट है, उससे अक्सर तो हम क्या करते हैं, पहले एक मोटा सा जिसको कहते हैं ना स्टील की, पहले इनक्लोजर उसमें लगाते हैं, वेल्ड करते हैं, उसके अंदर आरटीडी लगाते हैं। तो आरटीडी बेसिकली उस थर्मोवेल को टच करके उस लिक्विड का या गैस का टेम्परेचर बता रहा होता है, गैस का, या आप समझ लेंगे जो उससे टच हो रही है। अब इसमें कई मरतबा ये होता है कि थर्मोवेल के अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन भी डाल देते हैं ताकि वो जो कांटेक्ट है वो अच्छा हो जाए, हीट ट्रांसफर हो रही है ना, डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर रहा वो तो लग रही है, टच हो रही है थर्मोवेल के साथ। तो आरटीडी के सेंसर और उस थर्मोवेल में थोड़ा सा लिक्विड या ग्लिसरीन भी डाली होती है, मैंने वैसे नहीं देखी लेकिन मैंने एक ट्रेनिंग ली थी उसमें कहा था कि डालते हैं, कुछ जगहों पे डाली होती है ताकि हीट अच्छे तरीके से ट्रांसफर हो और आरटीडी आपका एक्यूरेट टेम्परेचर बताए। हमने एक वेल्स के निकाले थे, वेल में होता है टेम्परेचर ट्रांसमीटर, उसका जब खोला ना उसको तो वो निकले ना, सर्विस करनी थी, वो वेल को बंद किया हुआ था ना, उसकी पाइपलाइन में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो निकले ना निकले ना निकले ना। बाद में पता चला वो अंदर से टेढ़ा हो गया था, मतलब यूं सीधा लगाना चाहिए ना, वो यूं हो गया, वो निकल ही नहीं रहा निकल ही नहीं रहा निकल ही नहीं रहा, लगाए कर रहे हैं, फिर वो उसको पता नहीं क्या किया, तोड़े छोड़े मारे, पता नहीं क्या कुछ कर के फिर उसको निकाल दो, तो वो टेढ़ा हो गया था। कैसे टेढ़ा हो गया? वो बार बार उस पर इतने प्रेशर पड़ के तो वो क्या हो गया, वो टेढ़ा ही हो गया। ठीक है, तो ये आपके सामने है, ये आपकी थर्मोवेल है। उसके बाद ये इसकी थ्रेड आ गई, ये आपकी वो फिटिंग्स हैं, जैसे ये आपका जो है इसको हम कहेंगे निप्पल, यूनियन निप्पल, ये यूनियन है, ये निप्पल होता है, दोनों तरफ मेल है, ये मेल है, ठीक है, ये भी निप्पल है आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपका हेड कहलाएगा, दिस इज़ योर हेड, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वायर्स आ रही होती हैं, 3 वायर है या 4 वायर है, अगेन 4 वायर में 2 रेड है 2 वाइट, 3 वायर में 2 रेड 1 वाइट, और 2 वायर में एक रेड 1 वाइट। ये उसकी मुख्तलिफ थर्मोकपल के फिर शेप्स आती हैं। ये भी मैंने देखा, स्ट्रेट शैंक कहते हैं इसको, फ्लैंज्ड, ये वाला इस पर मैंने काम किया हुआ है, टेपर्ड शैंक, टेपर, इसको टेपर कहते हैं, ये टेपर है। थ्रेड होते हैं पाइपलाइन में, पहले ये लगेगा, इसके ऊपर लगेगा आपका वो जो है सेंसर, ये थर्मोवेल है। अच्छा जी, उसके बाद कंसिडरेशन थर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर, प्रोसेस मीडिया, फ्लूइड और गैस प्रेशर, पाइप वेसल साइज, फ्लो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी वगैरह, तो जिस पाइप में लगाना है उसके अकॉर्डिंग लगाना है ताकि उस पर उससे खाया ना जाए, उस पर रह जाए, ठीक है, टाइम स्पेंड कर ले उसके ऊपर। टेम्परेचर कितना होगा वहाँ पे प्रोसेस मीडिया कैसा है, तेज़ाबी है, हाइड्रोकार्बन है, क्या है, फ्लूइड है या गैस है, लिक्विड या गैस है, पाइप और वेसल है, ठीक है, फ्लो या फ्लो, इसकी फ्लो वेलोसिटी वो क्या है। ये देखो, ये इंसर्शन है इसकी, ये 3 टाइप्स आती हैं। टिपिकल थर्मोवेल कंस्ट्रक्शन इस तरह की होती है, ये फ्लैंज इसको कहते हैं, ये जो चीज़ है ना इसको फ्लैंज कहते हैं। और शॉर्टन थर्मोवेल कंस्ट्रक्शन, ये शॉर्टन वाला इस तरह भी होता है। और एक ये वाला है स्टेप्ड थर्मोवेल कंस्ट्रक्शन। थर्मोवेल क्या है, एक इनक्लोजर है जो पाइप पे लगेगा, उसके अंदर आपका आरटीडी फिट होगा या इवन थर्मोकपल भी फिट होगी, सेंसर उसके अंदर लगेगा, ये हाउसिंग है किस्म की। अब हम ट्रांसमीटर की बात करते हैं कि टेम्परेचर गेज क्या करेगी, कि टेम्परेचर गेज आपकी माउंट होके लगी होगी वेसल के ऊपर, आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा क्या आता है, टेम्परेचर स्विच। टेम्परेचर स्विच क्या करता है कि प्रोटेक्शन का काम करेगा। कहीं पे अगर आपने प्रोटेक्शन करवानी है फर्नेस के अंदर, मसलन आपका फर्नेस के अंदर आपका जो कोई हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है और टेम्परेचर मेंटेन हो गया है,
अब वो चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, बंद नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर स्विच ऑपरेट करके उसको ट्रिप करा देगा। तो स्विच किस लिए यूज होता है, सेफ्टीज के लिए। ट्रांसमीटर क्या होता है, रियल टाइम डेटा को आगे ट्रांसमिट करने के लिए, एनालॉग डेटा को आगे ट्रांसमिट करने के लिए, जैसे मैंने डीसीएस को देना है, पीएलसी को देना है, या स्काडा सिस्टम को देना है, ठीक है, टेम्परेचर की रीडिंग्स रियल टाइम के, तो उसके लिए हम टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगाएंगे। अगेन 3 to 15 PSI का स्टैंडर्ड भी है इसमें, और 4 to 20 का, तो मैंने 4 to 20 वाले पे काम किया हुआ है। और अब लेकिन जो लेटेस्ट है वो डिजिटल पे काम होगा, फील्ड बस के ऊपर। फील्ड बस आपको पढ़ाई हैं ये चीज़ें। तो सिग्नल कंडीशनर लेवल, लो लेवल इनपुट्स मिली वोल्ट फ्रॉम थर्मोकपल्स और हम फ्रॉम आरटीडीज, यानी आपको थर्मोकपल से क्या मिल रहे होंगे, मिली वोल्ट, उसको 4 to 20 में कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। और आरटीडी से एक क्या मिल रहा होगा आपको, ओहम, क्या मिल रहे होंगे, ओहम, उसको 4 to 20 में आपने कन्वर्ट करना है, या आगे डिजिटल फील्ड बस में करना है। ये मैंने जिस पर ये बिल्कुल इस तरह का था 3144P, देखो इसका टेम्परेचर भी 31.44 है, उसका मॉडल भी ये होता है 3144P रोज माउंट का। अच्छा जी, थर्मिस्टर्स क्या होते हैं, अब थर्मिस्टर की थोड़ी बात करते हैं। थर्मिस्टर ये होता है भाई, ये सेमीकंडक्टर स्विच की तरह काम करता है, मतलब ये नॉन लीनियर होता है, इसकी एकदम रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। अगर पीटीसी है तो एकदम बढ़ जाती है रेजिस्टेंस, यानी ओपन स्विच हो जाता है, पहले क्या होगा, शॉर्ट होगा, बाद में ओपन हो जाएगा पीटीसी। और एनटीसी की क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी पहले ओपन स्विच था, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो वो शॉर्ट हो गया, यानी उसकी रेजिस्टेंस एकदम ड्रॉप हो गई। बात आ रही समझ। तो ये एज अ सेफ्टी स्विच के तौर पे काम होता है, और ज़्यादातर मोटर की वाइंडिंग्स में लगा होता है, ठीक है। दो टाइप्स होती हैं, एनटीसी और पीटीसी, ओके। Thermistors are the temperature sensing devices that are similar to the RTDs in that their resistance changes as the temperature changes. The major difference is that for most of the thermistors, the resistance decreases as the temperature increases. The inexpensive alternate RTDs, when the temperature gauges are below 150, thermistors can be used for temperature 0 to 80 to 300. Most thermistors have been resistance which are much higher than RTDs. One of the greatest ones of thermistor is a large change in resistance to a relatively small change in temperature. यानी इसमें जो डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी थोड़ा सा चेंज टेम्परेचर में तो रेजोनेंस बहुत ज़्यादा चेंज होती है, यानी एज अ स्विच के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस मेक्स दैम वेरी सेंसिटिव स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर। बाईमेटालिक थर्मोमीटर्स में क्या होता है कि जी दो डिफरेंट मेटल्स होते हैं जिनका थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होता है, आप उसको हीट करते हैं तो एक मेटल ज़्यादा एक्सपैंड कर जाती है, दूसरी कम एक्सपैंड करती है, तो बेंड हो जाती है, क्या हो जाती है, बेंड, उसमें बेंडिंग आ जाती है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने नहीं पढ़ा, तो बाईमेटालिक मुझे लगता है हमने पढ़ा हुआ है इंस्ट्रूमेंट में ये वाला। अच्छा जी, a bimetallic thermometer consists of an indicating or recording device, a sensing element and a means for connecting the two। मतलब एक का हायर एक्सपेंशन मेटल है, दूसरी है लोअर एक्सपेंशन मेटल की। तो हॉट पोजीशन पे जो है या कोल्ड पोजीशन पे क्या होगा, जो जिसका है थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगी, जिसका कम है वो कम एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो मूवमेंट है, अप डाउन मूवमेंट, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हॉट पोजीशन है तो, और यहाँ पे इसकी क्या है, कोल्ड पोजीशन है, तो ये आपको मूव होती नज़र आ रही अप डाउन, इसकी जो मूवमेंट है। टू मेटल स्ट्रिप्स एक्सपैंड एट डिफरेंट रेट्स एज द टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। तो इसकी जो मूवमेंट होगी उसके आगे अगर आप पॉइंटर लगा दें तो उससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितनी जो है वो इसमें, मतलब इसमें टेम्परेचर कितना है, जितना टेम्परेचर होगा उतनी एक्सपेंशन हुई होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी फील्ड थर्मल सिस्टम्स। फील्ड थर्मल सिस्टम्स कैपिलरी वाले होते हैं जिसमें फील्ड होती है, कोई मटेरियल फील्ड, नाम तौर पे मरकरी होती है, जैसे आपका थर्मोमीटर है, जब आप उसको रखते हैं बगल के अंदर वो एक्सपैंड करती है ना मरकरी, फील्ड थर्मल सिस्टम है। इसी तरह ये है, यहाँ पे देखें आपकी जो है वो ये कॉयल है, जलेबी बनी हुई है, यहाँ पे जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर जो होगा मरकरी है या कोई भी चीज़ है जो इसमें यूज़ होती है वो एक्सपैंड करेगी। जब वो एक्सपैंड करेगी, जैसे देखें जब ये इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा ये एक्सपैंड करेगी, और जिससे ये बॉर्डन ट्यूब है, देखो बॉर्डन ट्यूब लिखा हुआ है, बॉर्डन ट्यूब आपकी क्या करेगी, मूव करेगी आपकी, ठीक है। कल हमने पढ़ा था ना प्रेशर में बॉर्डन ट्यूब्स,
तो ये बॉर्डन ट्यूब जो है ये हेलिकल बन रही है, कौन सी बॉर्डन ट्यूब, कॉइल्ड बॉर्डन ट्यूब है, कॉइल्ड, हेलिकल होती है, कॉइल्ड होती है और सी टाइप होती है, ये कॉइल्ड बॉर्डन ट्यूब है। ये मूव करेगी, इस मूवमेंट से क्या होगा, ये जो पॉइंटर है ये इसके ऊपर मूव करेगा। इसको क्या कहते हैं, फील्ड थर्मल सिस्टम, ठीक है। आगे उसके बाद थर्मोपाइल क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्मोपाइल, देखो थर्मोकपल्स को अगर सीरीज में जोड़ने आ तो जाहिर है सीरीज में जोड़ने से क्या होता है कि वोल्टेज एडअप होते हैं, प्लस को माइनस से, प्लस को माइनस से अगर आप जोड़ें तो थर्मोपाइल में क्या होगा कि जो थर्मोकपल्स हैं उनको सीरीज में जोड़ा होगा, जिससे आपके जो है वो मींस कि आपके वोल्टेज एडअप हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि थर्मोकपल्स कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर नेट वोल्टेज ऑफ थर्मोकपल्स। आगे आता है डिफरेंशियल टेम्परेचर। डिफरेंशियल टेम्परेचर क्या होता है कि जी अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट करना है N1 T1 माइनस T2, तो टू थर्मोकपल्स कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग डिफरेंशियल टेम्परेचर बिटवीन 2 पॉइंट्स। Connections are made in such a way that EMFs develop oppose each other if temperature of both thermocouples is equal, net EMF is zero। यानी उसके कनेक्शन आपने ज़रा इस तरह से कर लेने कि वो ऐड की बजाय क्या करें, सब्ट्रैक्ट हो रहे हों। तो इट कैन बी यूज टू मेजर द डिफरेंशियल टेम्परेचर टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्टीम। एवरेज टेम्परेचर भी आप निकाल सकते हैं 5-10 थर्मोकपल लगा के, बाद में उनको जमा करके उस पर तकसीम कर दें, समीशन x/n जो होता है स्टैट का तरीका, 5 का टेम्परेचर जमा करके 5 से तकसीम कर दो, एवरेज आ जाएगी। तो टू मेजर द एवरेज टेम्परेचर लॉस ऑफ वैसल थर्मोकपल मे बी यूज्ड इन पैरेलल कनेक्शन। नेट वोल्टेज प्रोड्यूस एट द इंस्ट्रूमेंट इज द एवरेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय द थर्मोकपल्स। तो इसमें जो है वो पैरेलल कनेक्शन की बात कर रहा है कि पहले में थर्मोपाइल में सीरीज में है ना, तो इसमें अगर आप पैरेलल में लगा लो थर्मोकपल्स में पैरेलल में, तो जो आ रहा होगा आपके पास वोल्टेज पैरेलल कनेक्शन के बाद वो एवरेज होगा सबका। For accurate measurement, resistance of thermocouple external should be the same to the variation in temperature of thermocouple and a swamping resistor is used। swamping resistor हमने पढ़ा हुआ है इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो जिसकी मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो होता है, यानी टेम्परेचर की वजह से जिसकी अपनी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, क्योंकि अगर वो चेंज हो जाए तो फिर एरर आएगा आपके कैलकुलेशंस के अंदर। बात आई समझ, स्वैम्पिंग रेजिस्टर, ठीक है। अगर पायरोमीट्री क्या होती है अच्छा, अब इसमें ये देखें कि थर्मोकपल टच करता है, टच करके बताएगा ना, कॉन्टैक्ट बेस्ड है। नॉन कॉन्टैक्ट बेस्ड टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे मुमकिन है, उसमें आता है ये आपको पायरोमीटर। इसमें विदाउट फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। इस तरह टेस्टिंग होती है इंस्ट्रूमेंट्स की, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ठीक है। खैर ये थोड़ी अगली लेवल की बात हो जाएगी, हम इस पर वापस आते हैं। यानी अगर आपको फिजिकल टच चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, तो थर्मोकपल हो गया, आरटीडी हो गया, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट वाले हैं। अब पायरोमीटर क्या है, नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट इसमें है। तो इट इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ट्रांसड्यूसर एंड हीटेड मटेरियल। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट एमिट्स। कोई भी चीज़ जब गर्म होगी ना, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती है। बेसिकली ये ऑप्टिकल होता है, इसमें लेंस होता है, लेंस में वो रेडिएशन जाती हैं, फिर वो उस रेडिएशन को फोकस एक जगह करके उसको एनालाइज करके फिर आपको बताता है इस वक्त कितना टेम्परेचर है। वो हम देखते हैं आगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एमिसिविटी, एमिटेंस, ये सारी उसकी जो है वो वेरियस पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये देखिए, ये इसकी डायग्राम है। ये मैंने यूज़ एक किया हुआ था थर्मल इमेजर, फ्लूका IRT10 था, पता नहीं शायद TI10 था उसका नाम। मसलन मैं एक मशीन है, अब जैसे MCC इलेक्ट्रिकल पैनल है, वो एनर्जाइज है, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, वो कैमरे की तरह था, कैमरे में जैसे फ़ोटो लेते हैं ना, वैसे उसकी हमने फ़ोटो ली। अब जब फ़ोटो लेते हैं ना, उसकी फ़ोटो आम फ़ोटो नहीं आती, उसकी फ़ोटो आती है रेड, ब्लूश, ग्रीन, इस तरह की आती है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिस चीज़ का, वो रेड होता है, और जिसका कम होगा वो ब्लूश सब होता था। तो इस तरह से जो लूज कनेक्शन होते थे ना, वहाँ लूजनेस, वहाँ पे हीट होती है, जहाँ भी लूजिंग होती है वहाँ हीट। तो इस तरह से हमें पता चलता था कि फलानी तार लूज है। तो हम क्या करते थे, उससे करके एनालाइज करके फिर वो लोड बंद कराया, फिर उसके जाके टर्मिनल से टाइट करके कर दिया। कितनी इंटेलिजेंट टेक्निक है। ये मैंने फर्स्ट टाइम प्लांट पे खुद किया था और इसकी रिपोर्ट बनी थी, और ऊपर काफ़ी इसको लाइक भी किया गया था टॉप मैनेजर लेवल पे। बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई थी, पूरा MCC हमने जो है ना उसको किया था। मतलब बड़ी बात है ये कि एक आप देख के तो नहीं बता सकते ना कि टेम्परेचर इस तार का ज़्यादा, देखने में तो सेम, हाँ या तो वो जल रही हो, धुआं निकल रहा हो, स्मेल आ रही हो, फिर पता चलता है। लेकिन ऐसे हल्की सी लूज है,
टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वो बाद में मसला बन सकती है, कुछ अरसे के बाद वो प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। तो वो चीज़ बच गई, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया शुरू में ही तो उसको उसी वक्त आप सेट कर लो, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि हॉट ऑब्जेक्ट है, उससे निकल रही हैं रेडिएशंस, वो लेंस में गई, उसके बाद वो थर्मोपाइल में गई और आगे रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। तो ये आपका जो है ये पैरामीटर है, इसको ब्रॉडबैंड पैरामीटर है। जब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 14.5 psi, if a pressure gauge reads 1200 psf, what is the absolute pressure? absolute pressure क्या होगा? तो देखें, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहे हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। इफ अ प्रेशर गेज रीड्स 1200 psf, पाउंड पर स्क्वायर फीट, इसको पाउंड पर स्क्वायर इंच में करें तो फुट से इंच में कैसे जाते हैं? फुट से इंच, यानी ये फुट बड़ा यूनिट है, इंच छोटा यूनिट है। एक फुट में 12 इंच होते हैं ना, तो स्क्वायर फुट का मतलब है 12 का स्क्वायर कर दें तो वो इंच में चला जाएगा। तो 1200 बटा 144 प्लस इसमें आपने वो ऐड भी करना है, जब मैंने आपको बताया था ना एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करते होते हैं, तो वो इसमें ऐड कर दो, 14.5 है। तो ये देखो 1200 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 14.5, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रेशर आपका आ जाएगा 22.8 psia। psia, ए स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट, अगर गेज होता तो होना था psig। इसी तरह kPa एब्सोल्यूट, kPag गेज प्रेशर, ठीक है। ये हमने प्रेशर में डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं वही पिस्टन वाली बात के, ये हमने किया हुआ पास्कल्स लॉ था ना ये, कि जिसमें आपका जो है वो फोर्स इक्वली ट्रांसमिट होती है। तो Fs यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, ये वाला प्रेशर इज इक्वल टू दिस प्रेशर, ठीक है। तो दिस फोर्स Fs ओवर As इज इक्वल टू Fl ओवर Al, ठीक है। तो इन फिगर 5 द एरिया ऑफ द स्मॉल पिस्टन AS, small piston is 0.3 meter square and area of the large piston AL is 5 meter square. What is the force on the large piston if the force on the small piston? तो वो फार्मूला लगा लें आप, Fs over AS is equal to FL over AL। तो FL फिर क्या होगा? AL over AS into FS, ठीक है। तो अब इसमें देख लें कि AL कितना है आपका 5 डिवाइडेड बाय AS कितना है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा सॉरी F, ये देखिए ये थोड़ा सा टाइपो है यहाँ पे ना, ये 85 ऊपर आना चाहिए, तो जिससे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। FL ओवर AL इज इक्वल टू FS ओवर AS, तो ये AL इधर आ गया, तो AL ओवर AS इंटू FS, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी द लिक्विड इन अ वेल मैनोमीटर हैज़ अ स्पेसिफिक वेट ऑफ 40 पाउंड पर फीट क्यूब। हाउ फार विल द लिक्विड राइज इन द स्मॉलर लेग इफ द प्रेशर इन द लार्जर लेग इज 1.5 पाउंड पर मीटर स्क्वायर हायर देन द स्मॉलर लेग, यानी उसकी हाइट बताई हुई है प्रेशर की। तो प्रेशर में जो है फार्मूला क्या होता है, रो जी एच या गेमा एच। रो को जी से ज़रब दे दो तो वो गेमा बन जाता है, गेमा एच। गेमा हमें गिवन है, गेमा कितना है 40 पाउंड पर फीट क्यूब, और एच कितनी है 1.5 पाउंड पर फीट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अच्छा P इज इक्वल टू गेमा एच, तो एच हमने निकालना है, एच निकालना है, तो P ओवर गेमा, प्रेशर कितना है 1.5 और गेमा कितना है इसका 40। The liquid in a well manometer has a specific weight. How far will the liquid rise in the smaller leg? यानी हाइट पूछ रहे हैं, the pressure in the larger leg is 1.5 higher than the smaller leg। यानी P1 माइनस P2 दे दिया ना उसने तो प्रेशर दे दिया उसने, जो डिफरेंस है, और अब वो कह रहा है कि हाइट निकालो, तो P इज इक्वल टू गेमा एच, एच इज इक्वल टू P और गेमा तो P कितना है 1.5 और गेमा कितना आ जाएगा आपका 40, तो ये आपका आ जाएगा 0.45 इंच। नेक्स्ट आता है जी, व्हाट टेम्परेचर इन केल्विन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 115 फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, उसका वो फार्मूले में पुट करते हैं आप, -32 ओवर 1.8 या -32 इंटू 5/9, ठीक है, ये उसकी इक्वेशन है। नेक्स्ट आता है जी, हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है आपकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में,
T1 टेम्परेचर से T2 पे, तो K इज इक्वल टू माइनस KA T2 माइनस T1 ओवर L। तो बेसिकली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है ना आपकी क्या जाती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। बेसिकली ये पता है क्या, ये बेसिकली KA T1 माइनस T2 है, इसने माइनस कॉमन निकाला हुआ है, और T1 इसमें हाई टेम्परेचर है, T2 लो टेम्परेचर है। लेकिन इस फार्मूले में T2 यानी लो पहले आएगा, हाई बाद में आएगा, लेकिन माइनस आएगा, लेकिन वो बाहर वाले माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखें आगे उसने किया हुआ है कि फर्नेस दिया है, उसकी वॉल दी हुई है, उसका एरिया दे दिया, ये वाला एरिया के ये आ गया, और थिकनेस यानी उसकी जो लेंथ है, थिकनेस उसके लिए जो लेंथ थिकनेस बेसिकली लेंथ होगी ना हीट की, तो 6 इंच आ रही है, हैज़ अ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.14 BTU पर ये है फ़ारेनहाइट फुट फ़ारेनहाइट डिग्री। व्हाट इज़ द हीट लॉस इफ द फर्नेस टेम्परेचर इज़ 1100 एंड द आउटसाइड वॉल इज़ 102। तो अब इसमें देखें 102 माइनस 100, T2 लिखना 102 माइनस ये 1100, ठीक है। उसके बाद K आपको गिवन होगा, K यहाँ पे दिया 0.14 है, ठीक है। ये उसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है, तो ये आपका निकल रहा है 3353.3 BTU पर आवर। ये RTD का जनाब फार्मूला है जो मैंने आपको कहा था कि आगे आएगा, और ये RTD में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। और ये उसका फार्मूला होता है कि RT2 इज इक्वल टू RT1 ब्रैकेट 1 प्लस कोफिशिएंट T2 माइनस T1। अब RT2 क्या है, एट टेम्परेचर T2 रेजिस्टेंस, और RT1 क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, और कोफिशिएंट आपको गिवन होगा कि जो भी मटेरियल आपको गिवन है उसका कोफिशिएंट आपको दिया होगा। तो व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम, रेजिस्टेंस है 250 डिग्री से, इफ इट्स रेजिस्टेंस 20 डिग्री से 1050। तो अब देखें इसमें T1 कितना है 20, RT1 कितना है 1050, T2 कितना है 250, और RT2 निकालना है। तो RT2 इज इक्वल टू RT1 इंटू 1 प्लस कोफिशिएंट T2 माइनस T1। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 250 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट प्लस 1 इंटू 1050, तो ये आ रहा है 1979.775, ठीक है। ओके, ये उसकी आपकी क्या है, RTD की इक्वेशन है। इसी तरह आप 300 डिग्री पे निकाल लें, 400 पे निकाल लें, उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। आमतौर पे इसके ना चार्ट आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी जो हम यूज़ भी किया मैंने इंडस्ट्री में, वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये थर्मोकपल का चार्ट आ गया आपके सामने। इसमें देखें आपका, अच्छा इसमें स्टैंडर्ड वाइज डिफरेंट होता है, जैसे एनसी का अगर स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है अमेरिका का एनसी का, तो ये कलर कोडिंग होगी उसकी JKT, यानी वाइट और रेड है तो J है, येलो और रेड है तो K है, और ब्लू और रेड आ रही है तो T है। यानी आपको पैनल में जो तार आ रही है थर्मोकपल को देख, तार के कलर को देख के बता सकते हो कौन से टाइप की लगी हुई है। ओके। अच्छा, ये है आपका एनसी का स्टैंडर्ड, और आईईसी का स्टैंडर्ड हमारे पास ये वाला यूज़ होता है इंडस्ट्री का। ये J का है ब्लैक वाइट, K का है ग्रीन वाइट, और T का है ब्राउन वाइट। और हमारे पास जो ये थी, देखिए मैं आपको बता रहा था ना पिंक, ये एन टाइप ये लगी थी हमारे पास, पिंक था कलर उसमें, पिंक और वाइट, पिंक वाली पॉजिटिव है, वाइट वाली नेगेटिव है। तो ये आपके सामने ये कलर कोड है इनका, ये थर्मोकपल्स का। अब अगर हमने टेम्परेचर RTD के देखना है, वो इक्वेशन से या तो निकाल लो या उसका चार्ट में अभी बता रहा था। मसलन आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री, अब ये थर्मोकपल का है, थर्मोकपल का एक मैं आपको टेबल पढ़ना सिखा रहा हूँ। ये हर थर्मोकपल के डिफरेंट टाइप होगी ना, उसका डिफरेंट चार्ट होगा। तो ये एक चार्ट है, फॉर एग्जांपल इसको पढ़ना कैसे है। मसलन आपकी जो मिली वोल्ट कितने आ रहे हैं, आपने ये देखना है कि जी कितने मिली वोल्ट आ रहे हैं आपके, इसमें दोनों चीज़ें, इतने टेम्परेचर पे कितने मिली वोल्ट आ रहे हैं, या मतलब अगर आपका 10 डिग्री सी उस पर कितने मिली वोल्ट होने चाहिए, या अगर इतने मिली वोल्ट आ रहे हैं तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो वैसे आप निकाल सकते हैं। मसलन अगर आपका है 10 डिग्री, तो उस पर यहाँ पे 10.56 मिली वोल्ट आने चाहिए। और अगर आपका है मसलन आपका यहाँ पे अगर हम देखें, सॉरी 10 नहीं, ये देखिए ये 250 डिग्री सी ना, 250 इसमें आप देखें 250 डिग्री 260 है, फिर ठीक है, उसके बाद 270 है, फिर 280 है, 290 है, 300 है, ठीक है। तो 300 पे ये है, 301 पे ये मिली वोल्ट आएंगे, 302 पे ये आएंगे, 303 पे ये आएंगे, ठीक है। उसके बाद 310 पे कितने होंगे, 12.624। अगला जब शुरू होगा देखें 310 से शुरू हो रहा है, 310 पे कितने आ रहा है, 12.624,
311 पे इतने आएंगे, 312 पे आएंगे 12.707। आ रही बात समझ? तो अगर आपको मैं कह दूं भाई टेम्परेचर है 355, अब बताओ कितने मिली वोल्ट होंगे? 350 प्लस 5, 350 प्लस 5 ये वाला इतने आएंगे 14.503। ठीक है, पढ़ना आ गया आपको? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ये नहीं मैंने यूज़ किया, मैंने यूज़ किया था RTD वाला, वो भी अभी हम करते हैं। अब टेम्परेचर है 1108, तो 1100 जमा 8 ये 45.421 मिली वोल्ट आएंगे। ठीक है, यानी उसमें ये यहाँ से ऐड हो रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये वाला हमने यूज़ किया हुआ है, RTD का है ये आपका। ठीक है, और इसमें मसलन आपके जो है वो इसमें देखें डिग्री सी किधर है, डिग्री सी आपका 0 डिग्री किधर है, ये 0 डिग्री है। PT 100 है भाई, ये देखो 0 डिग्री पे कितने रेजिस्टेंस है, 100 ओम है। और अगर आपका है 25 डिग्री है, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री है, तो उस पर रेजिस्टेंस कितनी आनी चाहिए इसकी? 25 किधर है भाई, 25 इधर है ही नहीं। एक मिनट, वो नीचे क्रॉप हो गया मेरा ख्याल है। ये है नहीं है, ये 25 पे कितनी होगी, 109.73 ओम। और आपकी 120 डिग्री पे कितनी होगी, 146.06 ओम। और 100 पे कितनी होगी, 100 पे 100 पे कितनी होगी, एक 138.5। ये उधर लिखा भी हुआ था ना पहले स्लाइड में। ठीक है, ये आपका RTD पढ़ने वाला चार्ट है कि इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसका एक न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, या आपको एक आ सकता है कि भाई इतना टेम्परेचर बताओ, भाई थर्मोकपल का वोल्टेज क्या है, RTD का हाँ थर्मोकपल का वोल्टेज क्या है मिली वोल्ट, और RTD का ओम कितने हैं। तो ये आपको आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये देखने आ रहा है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसकी रेजिस्टेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा जी, तो ये जनाब इस तरह से है। अगर आपका टेम्परेचर है 590 डिग्री, तो उसमें आपकी रेजिस्टेंस कितनी है, 310। 590 पे, एक मिनट, 590 पे है 310.38 ओहम। ठीक है, तो अभी हमने देखा थर्मोकपल्स का भी चार्ट और रेजिस्टेंस RTD का भी चार्ट हमने देखा। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।